हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम का एग्ज़ाम 25 नवंबर को होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए एमसीक्यू प्रिपरेशन करवा रहे हैं विद लास्ट ईयर एग्ज़ाम। कौन कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, वो सारे ही हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी तक हमने आपके लिए यहाँ पे कितना क्लास कंडक्ट करवा दिया है, तो अभी तक हम आपको बताएं फ्रेंड्स, तो आपके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए 12 क्लास क्या है कंडक्ट करवा दिया है। यदि किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक 12 क्लासेस नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और 12 क्लासेस आप देख लीजिएगा। आपको इनमें से ही काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले मध्य प्रदेश व्यापम में आपको देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा अपडेट रहने वाला है। आज का जो हमारा क्लास आपको 13वां नंबर का क्लास आपको देखने को मिलेगा। आगे जो हमने पोर्शन आपके लिए छोड़ा था उसी को कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे रेड बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। हम मध्य प्रदेश व्यापम के 25 तारीख तक ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वाली क्लासेस कंडक्ट करवाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे क्लास को। जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन या क्वेश्चन था जो हमने आपके लिए बताया था कि बीच ऑफ द पब्लिक हेल्थ सेक्टर फैसिलिटी प्रोवाइड क्रॉस रूट लेवल इंटरफेरेंस विद, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। तो इसके रिगार्डिंग अब आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा। तो हमारा आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम टाइफॉइड का कौन सा आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि विच इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द टाइफॉइड का यहाँ पे सिम्टम्स आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो फीवर इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। मेलिना नहीं होता है, मेलिना का मतलब होता है ब्लड इन स्टूल। वॉमिटिंग नहीं होता है, हेडेक नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू NHM गाइडलाइंस वन आशा वर्कर इज सपोज्ड टू केटर सर्विस फॉर। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि NHM के अकॉर्डिंग जो आशा होती है, अब आशा का यहाँ पे आपसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आशा का आपसे क्या है फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। याद रखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बात करते हैं हम कि कितनी पॉपुलेशन पे कवर करती है। तो हम आपको बताएं कि जो एक आशा होती है वो कितने 100 पॉपुलेशन पे आपको कवर करती है। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर आपको 100 देखने को मिल जाएगा। आशा है यहाँ, और मेल हेल्थ का एक विलेज हेल्थ गाइड होता है, उसके रिगार्डिंग भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है, विलेज हेल्थ गाइड होता है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो भी कितने पे कवर करके रखता है, तो जो विलेज हेल्थ गाइड होता है फ्रेंड्स वो आपको भी 100 पॉपुलेशन पे कवर करके रखता है। ये कम्युनिटी का पोर्शन आपके लिए होने वाला है। कम्युनिटी से काफ़ी क्वेश्चंस हमको एग्ज़ाम पेपर में, आने वाले एग्ज़ाम पेपर में हमको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप कम्युनिटी पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अभी तक हमने जितने पेपर भी आपके सामने डील किए हैं उसमें आपने खुद ही देखा होगा कि कम्युनिटी का पोर्शन आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये यहाँ पे जो 20,000 पॉपुलेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप PSC को कंसिडर करते हैं। PSC का ये 20,000 पॉपुलेशन को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। आशा हो गया, एक आंगनबाड़ी भी फ्रेंड्स आपको कितनी पॉपुलेशन पे देखने को मिलती है, तो आंगनबाड़ी भी आप बोल सकते हो कि 1,000 पॉपुलेशन पे हमको देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट का। और NHM जो था हमारा, NHM का बात करूँ तो ये NHM कब देखने को मिला था, तो NHM आपको 2005 में आया था, ठीक है। डेट अच्छे से याद रखना है, NHM 2005 में आया था। और जननी शिशु सुरक्षा भी आपको कितने में देखने को मिला था, तो 2005 में देखने को मिला था। ऐसे यदि आप को रिलेटेड करके
अपनी स्टडी कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या है एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज और काफ़ी आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आपके अच्छे मार्क्स आने के 100% चांस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो पढ़िएगा फ्रेंड्स, विच अमोंग द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन प्रीमेच्योर चिल्ड्रंस ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। मतलब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि एक प्रीमेच्योर चाइल्ड है जिसका अभी रिसेंटली बर्थ हुआ है और क्या है कि उसको यूज़ ऑफ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी हम दे रहे हैं, तो उसको क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन पूछा है, ऑक्सीजन थेरेपी हम जब देते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन चाइल्ड को हो जाता है। तो बात करूँ जो राइट आंसर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रेटिनोपैथी हो जाता है। आपने सुन के रखा होगा रेटिनोपैथी हो जाता है यदि हम ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, तो क्या होता है कि उसको रेटिनोपैथी हो जाता है, मतलब उसका आई डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी देते हैं तो उसका आई कवर करके देते हैं। अब बात करें नेक्रोटोसिस नहीं होता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम नहीं होता है, हाइड्रोस भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा रेटिनोपैथी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जब भी ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो जो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो यही होता है। आपसे ऐसा ना दे के कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी, तो यू कैन गिव द राइट आंसर रेटिनोपैथी होता है। हाइड्रोस क्या होता है, तो हाइड्रोस आपको नहीं देखने को मिलता है। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम भी होता है तो वो भी नहीं होता है, और जो राइट आंसर है वो आपको रेटिनोपैथी देखने को मिलेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पढ़िएगा, आ पेशेंट इज इंजर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस विच स्टेटस अप्लाई इन दिस केस। नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग पे आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो होता है नेग्लिजेंस, यदि स्टाफ वर्किंग कंडीशन में है और वो नेग्लिजेंस कर रहा है पेशेंट का, तो उसके रिगार्डिंग के लिए कौन सा केस यहाँ पे लागू होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है जो यहाँ पे पेशेंट के लिए लागू होता है। अब पेशेंट इज़ इंजर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब ये कि टोटली पेशेंट के नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट को हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट के लिए हम इतने केयरफुली नहीं रहते हैं, पेशेंट को ध्यान नहीं देते हैं और नेग्लिजेंस की वजह से क्या होता है पेशेंट को इंजरी हो जाता है, तो उसमें जो एक्ट लगता है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्ट नहीं होता है, एम्प्लॉय एक्ट नहीं होता है, हेल्थ एंड मेडिसिन एक्ट नहीं होता है। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसमें आपको नेग्लिजेंस मिलता है, आपको नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग पढ़ के जाना है कि नेग्लिजेंस क्या होता है। नेग्लिजेंस और इसके बाद आपको टोर्ट होता है, इंटेंशनली होता है, नॉन इंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है। दो टाइप के देखने को मिलता है, एक तो इंटेंशनली होता है और एक अनइंटेंशनली आपको नेग्लिजेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इंटेंशनली होता है कि मतलब आपने जो नेग्लिजेंस है वो इंटेंशनली होता है, मतलब आपने जानबूझ के किया है, और जो नॉन इंटेंशनली होता है मतलब कि आपने जानबूझकर कोई नेग्लिजेंस नहीं किया है। तो इसके रिगार्डिंग आप इसमें एक बैटरी भी होता है। तो बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है कि हम विदाउट किसी की परमिशन पेशेंट वगैरह को टच कर लेते हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग और उस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप नेग्लिजेंस हुआ कि इंटेंशनली क्या होता है, अनइंटेंशनली क्या होता है, तो नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग भी आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर रीड करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्या रहने वाला है, लिखा हुआ है, तो व्हाट इज़ द IQ ऑफ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज़ 8 एंड क्रोनिकल एज इज़ 10। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे IQ लेवल पूछा है जिसका मेंटल एज कितना 8 है और क्रोनोलॉजिकल एज कितना आपको 10 देखने को मिलेगा। तो जो उसका राइट आंसर वो 18 देखने को मिलता है। मेंटल एज डिवाइडेड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज, इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय द क्या करते हैं हम, मेंटल एज को क्रोनिकल एज से क्या कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हो। जो आपका जो राइट आंसर वो आपको देखने को मिल जाएगा। हमेशा ही आपसे ऐसा ही पूछा जाता है, कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि मेंटल एज डिवाइडेड बाई
क्रोनोलॉजिकल एज ये रहता है। इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको, ऐसे देखने को मिल जाएगा। कभी कभी इससे इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि क्या फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। तो आई होप मैंने आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे कवर करके बता दिया है कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज रहता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा और फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखिएगा। आने वाले अपकमिंग 25 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन आंसर देखने को मिल सकते हैं इस टाइप के। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स, हाइपोकैल्सीमिया कैन बी असेस बाय। तो जो हाइपोकैल्सीमिया होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया हुआ है। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपको जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का जो लेवल आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपको जो इसका राइट आंसर है वो तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्या रहे, जो यहाँ पे चॉपस्टिक साइन देखने को मिलेगा। चॉपस्टिक साइन क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा जिनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जैसे उनका फेस होता है, ठीक है, फेस होता है, जैसे उनके गाल वगैरह हम ऐसे खींचते हैं तो वो क्या होता है कि वो एक अजीब सा और वापस बैकवर्ड होने में बहुत टाइम लगाता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, चॉपस्टिक साइन बोला जाता है। होमन साइन किस में देखने को मिलता है, कर्निंग साइन देखने को मिलता है, ब्लूमबर्ग साइन देखने को मिलता है, तो ये साइन इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। होमन साइन आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलता है। रिमेंबर करिएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीबीटी आपने सुन के रखा होगा, तो होमन साइन आपको डीबीटी में देखने को मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप बात करें हम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि जो हाइपोग्लाइसीमिया हमारा होता है उसमें आपको जो इसका नॉर्मल रेंज होता है वो कितना देखने को मिलता है, तो 8.5 से लेके तो आपका जो नॉर्मल रेंज होता है 10.5 mg डेसीलीटर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, mg डेसीलीटर में आपको नॉर्मल पॉइंट्स और नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है अच्छे से रीड करके जाना है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। और बात बताऊँ मैं इसमें, तो हाइपोग्लाइसीमिया में आपको और भी साइंस देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में चॉपस्टिक साइन पूछा जाता है, कभी कभी इसमें आपको ट्राउज़र साइन भी देखने को मिलता है। और वही बात करूँ मैं तो इसमें एक और जो कार्डियक रिलेटेड होता है उसमें जो क्यूटी इंटरवल होता है वो आपका क्या देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो हाइपोग्लाइसेमिया के रिगार्डिंग था, मैंने जो मेन साइन आपसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम से बात करूँ मैं तो पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके साथ कवर किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या लिखा हुआ है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ अ नर्स ड्यूरिंग हर वर्क पीरियड इज़ नोन एज एजुकेशन। तो इसको हम बोला जाता है, हम नर्स का ना बात करके हम किसी का भी बात करें तो जो पर्सन होते हैं वो अपनी जॉब के साथ क्या करते हैं, अपना एजुकेशन और फर्दर कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम इन सर्विस एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो उसको इन सर्विस एजुकेशन कहा जाता है। डिस्टेंस किसे कहा जाता है, तो आपने सुन के रखा होगा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तो वैसे इनको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन पेशेंट विथ एपिस्टेक्सिस वुड बी। यहाँ से आपसे पूछा गया हुआ है कि यदि किसी पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो रहा है, मतलब क्या होता है, नोज़ ब्लीडिंग। ठीक है, क्या होता है, नोज़ ब्लीडिंग होता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा कि नोज़ ब्लीडिंग होता है, एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है, तो एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज़ ब्लीडिंग। तो क्या करेंगे एज अ नर्स, आप क्या यहाँ पे इंटरवेंशन करोगे, तो अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन। क्या करेंगे, हम अप्लाई कोल्ड कंप्रेस करेंगे। जो इसका राइट आंसर जाने वाला है, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस प्रेशर रहने वाला है। चेक द वाइटल साइंस नहीं करेंगे, वो आपका सेकंड प्रायोरिटी में आएगा। जो फर्स्ट प्रायोरिटी से आपसे पूछा गया है कि एज अ फर्स्ट नर्सिंग ऑप्शन आप बेस्ट अप्रोच पूछा गया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बेस्ट अप्रोच पूछा है। हालांकि ये अप्रोच भी आपका चेक द वाइटल साइंस ठीक है, नोटिफाई टू सर्जन हम सबसे बाद में करेंगे। इफ़ द कंडीशन वेरी सीवियर हो जाएगा, बेंड द फोरहेड टूवर्ड, वो भी बाद में करेंगे। बेंड नहीं करते, इसमें टिल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये टोटल लॉन्ग है। कभी कभी इसमें एक और पूछ लिया जाता है
अपन हेड को क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं, लीन फॉरवर्ड करते हैं। मतलब अपन थोड़ा सा जो अपना हेड होता है, जैसे ये हेड है हमारा, तो हम इस हेड को थोड़ा सा ऐसे गर्दन को थोड़ा नीचे की तरफ कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, कोल्ड कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह हो रहा है वहाँ पे थोड़े समय के बाद क्या है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई वो बंद हो जाएगा और हमारा जो ब्लीडिंग है वो रुक जाता है। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें यही पूछे, कभी कभी क्या है कि आपसे पोजीशन भी पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को ऐसा सिटिंग पोजीशन पे बिठा देंगे और थोड़ा सा उसको लीन फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब आगे की ओर उसको झुका देंगे। तो उससे लिए आपके लिए जो राइट आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे रह सकता है। दोस्तों बार बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। आपसे लैंग्वेज और आपसे क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो भी चेंज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें एडिशनल में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर साइको डायनेमिक थेरेपी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो साइको डायनेमिक थेरेपी है उसका इसमें से नोट अप्रोप्रिएट मोडालिटी ट्रीटमेंट कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है, आपसे पूछा गया है, नोट का पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करूँ, क्या डिप्रेशन होता है, क्या एंजाइटी होता है, क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है क्या। जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको सीजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा। सीजोफ्रेनिया होता है फ्रेंड्स वो अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द साइको डायनेमिक थेरेपी में नहीं आता है। ठीक है, बात करें हम और क्या क्या होता है, तो बात करें हम, आपको डिप्रेशन रिलेटेड भी पढ़ के जाना है, एंजाइटी क्या होता है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये भी अच्छे से रीड करके जाना है। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व इन अ वुमेन विद द आईयूडी इंसर्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हम बात करें तो रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला आपको देखने को मिलता है। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है आईयूडी, आपने देखा होगा इंट्रायूटेराइन डिवाइस ऐसा आपको देखने को मिलता है। इसमें कॉपर देखने को मिलता है, कॉपर टी होता है, अलग अलग टाइप का 380 होता है, 375 होता है। तो ऐसे कॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं। तो बात कर रहे हैं, यही पूछा जा रहा है कि आप यदि इंसर्शन करोगे आईयूडी का तो जो वुमेन होती है उनको कौन से कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल जाता है। जो कॉमन साइन आपको देखने को मिलता है, हैवी ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो आपको हैवी ब्लीडिंग आपको देखने को मिल जाता है। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बार हर एक एग्ज़ाम क्वेश्चन में आपको देखने को मिल लगा। बर्निंग मैच्योरेशन नहीं होता है। ठीक है, वेजाइनल इरिटेशन भी नहीं होता है। जो मोस्ट कॉमन साइन देखने को मिलता है आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल इज़, तो मायोफाइब्रिल होता है। क्या होता है, मायोफाइब्रिल होता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है ना हमारा एलिमेंट्स मसल वगैरह में, वो किसके द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स मैं बताऊं वो मायोफाइब्रिल के कारण होता है। ठीक है, सार्कोलेमा नहीं होता है, सार्कोप्लाज्म नहीं होता है, मायोग्लोबिन नहीं होता है। ये एक टाइप के प्रोटीन देखने को मिलता है आपको, मायोग्लोबिन तो प्रोटीन देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से नहीं होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आगे क्या रहने वाला है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िएगा फ्रेंड्स। ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया ऑब्जर्व फ्रॉम द मिडलाइन stretching from the zipsternum to symphysis pubis in pregnant women is referred as। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हुआ है। सबको पता होगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो जिपस्टेर्नम से लेके तो सिम्फाइसिस प्यूबिस तक प्रेग्नेंट जो लेडी होती है आफ्टर द प्रेगनेंसी उनको एक मार्क दिखता है, उसको हम क्या बोला जाता है, तो उसको लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, लीनिया नाइग्रा
कहा जाता है। जो ब्लैक कलर का आपका पिगमेंटेड एरिया ऑब्जर्व फ्रॉम द मिडलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिम्पाइसिस प्यूबिस इन अ प्रेग्नेंट वुमेन इज टर्म एज, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसको कहा जाता है लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसका इमेज सर्च कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लीनिया नाइग्रा क्या होता है। लीनिया नाइग्रा सो उसको आपको जीपी स्टर्नम से यहाँ से लेके तो सिम्पाइसिस प्यूबिस तक आपको ब्लैक लाइन देखने को मिलता है, उसको लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें और भी क्या देखने को मिलता है, पाल्मर एरिथमिया देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये आपको एज अ प्रेगनेंसी मास्क देखने को मिलता है। पाल्मर एरिथमिया जैसा आपने कभी कभी मुंह पे देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रेड रेड आपको प्रेगनेंसी में रेड रेड या फिर यहाँ पे चीक्स वगैरह पे आपको चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसको पाल्मर एरिथमिया भी कहा जाता है या इसको क्लोज़मा भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें स्टेरिया ग्रेविडम और स्टेरिया एल्बिकेंस किसे कहा जाता है, तो स्टेरिया जो ग्रेविडम होता है उसको क्या कहा जाता है, तो सो फ्रेंड्स जो स्टेरिया ग्रेविडम होता है, स्टेरिया एल्बिकेंस होता है या लाइना नाइग्रा होता है। तो बात करें हमने आपको बताया कि जो लाइना नाइग्रा होता है वो तो हमने आपको बता दिया था क्या होता है, पिगमेंटेड और एक लंबा लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें हम स्टेरिया एल्बिकेंस का, यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो आपको ये क्या है, वाइट लाइनिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, वाइट लाइनिंग आपको देखने को मिलता है। आपके एब्डोमेन पे वाइट लाइनिंग देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपके एब्डोमेन पे वाइट लाइनिंग आपको देखने को मिलेगा। और ये कब अपीयर होता है, तो मैं अपीयर का यदि बात करूँ कि ये आपको कब अपीयर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो मैं बात बताऊँ ये आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में बात करूँ तो मैं 24 वीक्स के बाद आपको अपीयर हो जाता है। ठीक है, 24 वीक्स के बाद आपको अपीयर हो जाता है स्टेरिया एल्बिकेंस। ठीक है, अब बात करूँ वहीं पे स्टेरिया ग्रेविडारम, तो स्टेरिया ग्रेविडारम होता है जो आपको क्या देखने को मिलता है, ये ओवर स्ट्रेचेस की वजह से देखने को मिलता है। ओवर स्ट्रेचेस हो जाता है हमारा जब बेबी हमारा इनसाइड रहता है, मदर के इनसाइड में रहता है, तो बेबी का क्या प्रेशर बढ़ता है, एब्डोमिनल जो वॉल होती है, टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या है उनका स्ट्रेच देखने को मिलता है, मतलब खिंचाव होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको लाइनिंग देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी आपको क्या लाइनिंग देखने को मिलेगा। और ये भी कब देखने को मिलता है, तो ये भी आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। यहाँ भी आप अराउंड 24 to 26 वीक आप बता सकते हो कि इस वीक में आपको ये चीज़ें, दोनों ही चीज़ें आपको अपीयर हो जाती है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या होता है, स्टीरिया एल्बिकेंस होता है, स्टीरिया ग्रेविडारम होता है या लाइना नाइग्रा होता है। ये सारे ही प्रेगनेंसी के क्या है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप इनको चेंजेस ऑफ द प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि मैं बात करूँ, क्या लिखा हुआ है, कोल्ड स्टेज इन न्यू बोर्न रेफर्स टू व्हेन द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम, यदि बच्चे का टेम्परेचर आपका इतने से कम हो गया है, कितने से, यदि 36 डिग्री सेल्सियस से 36.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, न्यूबॉर्न टू रेफर्स टू द टेम्परेचर रेंज, उसको क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसको हाइपोथर्मिया आपको देखने को मिल जाएगा। और हाइपोथर्मिया कैन लीड्स टू डेथ ऑफ द बेबी, बच्चों का क्या है, मृत्यु भी इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो यदि बच्चे को कोल्ड कंप्रेशन हो रहा है तो बिल्कुल ही आपको क्या करना है, बेबी को क्या करना है, ब्लैंक जो ब्लैंकेट वगैरह होता है, आपके वार्म टॉवल वगैरह होते हैं, उनको अच्छे से बेबी को कवर करके रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें KMC भी प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, और क्या करना है, जो भी लेबर रूम वगैरह है वहाँ का जो टेम्परेचर भी आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, डोर वगैरह सारे क्लोज़ करके रखना है। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके बाद यदि ज़्यादा ही आपको क्या लग रहा है कि कोल्ड कंप्रेशन हो रहा है बेबी को, तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे को
फर्दर आगे ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक एंड द ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज। यदि हम सिस्टमेटिक और ऑफिशियल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड का बात करें तो वो क्या होता है, ऑडिट होता है। आपने सुन के रखा होगा, ऑडिट होता है हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको क्या देखने को मिलता है, एक ऑडिट देखने को मिलता है। अप्रैल टू मई के मंथ में आपको हमेशा ही देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, लिखा हुआ है द नर्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग साइन ऑफ थ्रोम्बोफेबलाइटिस इन अ पेशेंट विद द आईवी कैनुला एक्सेप्ट लिखा एक्सेप्ट लिखा है। ठीक है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान देना है। यही जो क्वेश्चन होते हैं, पूरा ही क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा ही ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो पढ़िए, एरिथमा एंड स्वेलिंग होता है क्या, वार्म स्किन एट द साइट ऑफ द इंसर्शन होता है क्या, या ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन होता है क्या, पेन एट द साइट ऑफ द इंसर्शन होता है क्या। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द नर्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग साइन, मतलब थ्रोम्बोफेबलाइटिस हो गया है पेशेंट को। जब आईवी कैनुलाइजेशन करते हैं तो उसमें 3 तो इसमें से क्या है, आपको उसके साइन देखने को मिलेंगे, बट जो एक साइन है वो नहीं रहने वाला है। तो ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन नहीं होता है। यदि आप थ्रोम्बोफेबलाइटिस का बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एरिथमिया एंड स्वेलिंग देखने को मिलता है। यदि सिंपल सा बात है, यदि इन्फेक्शन होगा तो स्वेलिंग भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वार्म स्किन एट द साइट ऑफ इंसर्शन, इन्फेक्शन होगा तो जो इन्फेक्शन का सबसे जो क्लिनिकल साइन हमको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, आपको जो वहाँ पे वार्म हो जाता है, मतलब स्किन का वहाँ पे वार्म हो जाता है, मतलब वहाँ पे आपको कंडीशन देखने को मिलती है, फीवर लाइक कंडीशन देखने को मिलती है। और पेन तो होगा ही फ्रेंड्स, क्योंकि थ्रोम्बोफेबलाइटिस हो रहा है और आईवी कैनुलाइजेशन में कर रहे हैं। तो यदि वहाँ पे थ्रोम्बोफेबलाइटिस हो रहा है, मतलब जो भी आप मेडिसिन्स दे रहे हो वो कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से इंसर्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या पेशेंट को पेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे आपसे थ्रोम्बोफेबलाइटिस ना पूछ के और कुछ भी कंडीशन दे दिया जाता है कि यहाँ पे पेशेंट का क्या कंडीशन होने वाला है, क्या नर्स करेगी, क्या पेशेंट के लिए नर्स का रोल रहने वाला है, वो सारी ही चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो आई होप आपसे इसके रिगार्डिंग भी आप अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे कभी कभी आपसे इन्फेक्शन के साइन पूछ लिए जाते हैं, तो वार्म स्किन एट द साइट ऑफ इंसर्शन, इसमें इंस्पेक्शन के साइन देखने को मिलेंगे। पेन एट द साइट ऑफ द इंसर्शन, यदि कैनुला अपना क्या होता है, चोक हो जाता है, तो उसमें पेन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ साइन सिम्टम्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। बात करें हम, द एक्रोमिन राइस इज़ द बेसिक थेरेपी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ स्ट्रेन ई इन द एक्रोनिम स्टैंड फॉर। ई किसके लिए स्टैंड होता है, तो एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट होता है। राइस का क्या होता है, जो फुल फॉर्म आपको राइस का देखने को मिलता है, वो राइस का फुल फॉर्म क्या देखने को मिलता है, तो लिखा हुआ है कि इसमें आपसे पूछा है कि राइस के फुल फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलता है। ई फॉर क्या होता है, तो एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। राइस किस में यूज़ करते हैं, तो मैं बताऊँ आपको, यदि मैं आपको राइस के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो जो राइस होता है हमारा क्या किस लिए यूज़ करता है, जो राइस का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, आर फॉर रेस्ट देखने को मिलेगा। आई फॉर क्या देखने को मिलेगा, तो आइस देखने को मिलेगा आपको। और सी फॉर क्या देखने को मिलेगा, तो सी फॉर कंप्रेशन रहता है। और ई फॉर एलिवेशन रहता है। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से किसी भी वर्ड का आपसे मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। किस लिए करते हैं, सॉफ्ट मसल्स वगैरह या टिश्यू में इंजरी हो जाता है उसके लिए हम करते हैं, ताकि हमारा जो कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या हो, सबसाइड हो जाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमारा 24वां क्वेश्चन है आज का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट फॉर द रिड्यूसिंग कॉस्ट इज़। तो क्या करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल। यदि हमें मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट फॉर द रिड्यूसिंग कॉस्ट, तो इन्वेंट्री कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। क्या इन्वेंट्री कंट्रोल रहेगा, क्या लीड टाइम रहेगा, क्या वैल्यू एनालिसिस रहेगा, क्या प्रोक्यूरमेंट क्या है, प्रोक्रूटमेंट रहेगा क्या। तो जो राइट आंसर है वो आपको इन्वेंट्री कंट्रोल देखने को मिलता है। ठीक है, लीड टाइम क्या रहता है, लीड टाइम वो रहता है फ्रेंड्स, जैसे भी किसी भी बात करें हम, जो कंपनीज होती है
जैसे उनके पास कुछ प्रोडक्शन कम होने वाला है उससे ही पहले वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को क्या करती है, ऑर्डर दे देती है। क्या करती है, ऑर्डर दे देती है, ताकि जब तक क्या होता है कि आपका ऑर्डर ख़त्म ना होता है उससे पहले ही वो आपके पास आपके आइटम डिलीवर कर देते हैं। अब यहाँ मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ, जो लीड टाइम होता है आपने देखा होगा अपने घरों में भी, जब आपकी मम्मी आपके पापा से बोलती है कि कुछ भी सामान हुआ, जैसे शक्कर का ही बोलेंगी कि आज आपको क्या है शक्कर लेके आना है, तो मम्मी क्या करती है, 1-2 दिन पहले ही वो पापा को बोलना स्टार्ट कर देती है। जिससे क्या होते हैं कि पापा एक दिन भूल जाते हैं तो भी मम्मी क्या है कि आपका उनके पास जितना सामान बचा है वो उसमें यूज़ कर लेती है। मतलब मम्मी भी अपना एक मैनेजमेंट तरीके से अपने घर को चलाती है। वह यही होता है लीड टाइम, मतलब ख़त्म ना होने से पहले ही हम मैन्युफैक्चरिंग या किसी को बोल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो टाइम ख़त्म रहते हुए भी वो क्या है वापस आपके पास अमाउंट में आपका जो सफिशिएंट टाइम के रिगार्डिंग वो आपको देखने को मिल सकता है। तो यही होता है, आप अपने घर के उदाहरण से भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, वैल्यू एनालिसिस और प्रोक्रूटमेंट, ये सारे ही वर्ड, जैसे मैनेजमेंट का मैंने बात किया है प्रीवियसली जितने भी क्लासेस हुआ है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, बहुत अच्छे से रीड करके जाइएगा। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर बहुत देखने को मिलेंगे। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, 25 नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी फॉर द एंटीनेटल मदर विथ हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर। अब बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है यदि कोई हाइपरटेंसिव फीमेल है और एंटीनेटल मदर है वो, तो उसका फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा रहने वाला है, माइथाइलोडोपा रहने वाला है। क्या रहने वाला है, माइथाइलोडोपा रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है फ्रेंड्स, जो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूँ, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है एंटी हाइपरटेंसिव इन द प्रेगनेंसी, तो मिथाइलोडोपा रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, तो मिथाइलोडोपा आपको ड्रग ऑफ चॉइस एंटी हाइपरटेंसिव में देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि पेशेंट को ज़्यादा ही एंटी हाइपरटेंसिव हो रहा है, मतलब इंक्रीज बीपी हो रहा है, तो ये किस में आता है, मैंने आपको क्लास में बताया था, ये आपको इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन देखने को मिलता है। यदि पेशेंट का डिपेंड करता है कि आपका जो प्रीवियसली ब्लड प्रेशर है वो कैसा था। ठीक है, यदि प्रीवियसली ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और इन प्रेगनेंसी में आने के बाद आपका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई देखने को मिलता है, किसके बाद देखने को मिलता है, तो मोस्टली आपका 18 टू 20 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर यदि आपका हाई देखने को मिलता है, तो आप बोल सकते हो, और कितना बोल सकते हो, 30 to 15 रेंज एक रहता है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के बीच में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि नहीं, हमारा जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको हाइपरटेंसिव और इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन देखने को मिलता है। इसके रिगार्डिंग ही आपको अच्छे से रीड करके जाना है, बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात करें हम 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, द की ऑफ द इफेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है। जो की होता है जो हमारे इफेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, वो क्या है, सारे ऑप्शन पढ़िएगा। हैविंग इनफ मेंबर इन प्लानिंग टीम, ठीक है। पोस्ट डिज़ास्टर मिटिगेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्ट डिज़ास्टर रिकंस्ट्रक्शन टर्म होता है। प्री डिज़ास्टर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ये राइट आंसर है, क्योंकि हम डिज़ास्टर नहीं होने से ही पहले क्या करते हैं कि हम हर एक डिज़ास्टर या हर एक सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, रेडी रहते हैं, प्री प्लान रहते हैं। मतलब यदि सिचुएशन ऐसा आता भी है तो फर्दर हम एक्शन उसी टाइम और इमीडिएटली ले सके। ठीक है, मिटिगेशन नहीं होता। पोस्ट डिज़ास्टर करने से क्या होता है, वो तो आप डिज़ास्टर हो गया है तो मिटिगेशन का मतलब होता है अलग करना, आपदा के बात का समापन करना, वो नहीं होता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसमें और भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें आपसे कलर कोडिंग पूछ लिया जाता है। कलर कोडिंग पूछ लिया जाता है कि यदि डिजास्टर हो गया है, आपका हॉस्पिटल में अलग होता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग होता है, तो उसमें आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर से कैसे आपको अपना प्रेजेंस और अपने माइंड का यूज़ करके पेशेंट को डील करना है, उसमें आपको कलर कोडिंग दे दिया जाता है, रेड, ग्रीन, येलो
ब्लैक भी होता है यदि, और उसके बाद आपको इसमें दे दिया जाता है कि कौन कौन सी कैटेगरी में आपको पेशेंट को बचाना है और किस कैटेगरी वाले पेशेंट को पहले बचाना है और किस कैटेगरी वाले पेशेंट को सबसे लास्ट में बचाना है। तो आई होप इसके रिगार्डिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ऐसे जो ऑप्शंस हैं और ऐसे जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे। कंडीशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच पेशेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्दर सबसे पहले पेशेंट नर्स किसको असेस करेगी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन क्या है आपको अच्छे से रीड करके जाना है। ऐसा नहीं है जैसा क्वेश्चन दे के रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, ऑप्शन चेंज हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरली नॉन वर्बल टेस्ट। तो यहाँ पे पूछा है कि नॉन वर्बल टेस्ट कौन सा देखने को मिलता है। तो रिवेंस, प्रोग्रेसिव, मैट्रिसेस एम कल्चरल फियर टेस्ट जो है वो क्या है, नॉन वर्बल टेस्ट आपको देखने को मिलता है। पिनियन स्किल टेस्ट नहीं होता है, WAIS नहीं होता है, WISC नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है प्योरली नॉन वर्बल टेस्ट पूछा है ना, तो वो ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, बताऊं मैं आपसे, तो इसका भी आपसे क्या पूछ लिया जाता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म दे देंगे, इससे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि आपको इसका भी क्या है कि फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म भी अच्छे से रीड करके जाना है। आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अब बात करें हम द इम्यूनिटी मीडिएट बाय एंटीबॉडीज इज ऑल्सो नोन एज, तो उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी इसको कहा जाता है। द इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज इसको कहा जाता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इसको कहा जाता है। नेचुरल क्या होता है, जो कि हमें नेचुरल इम्यूनिटी होता है वो नेचर से मिलता है, जैसे हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट रहता है, किसी भी डिजीज़ कंडीशन से फाइट करने की क्षमता होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल का यदि मैं बात करूँ तो हम इम्यूनाइजेशन जैसा हम बोला जाता है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन हमारा किस में आता है, तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, तो आर्टिफिशियल हमको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेचुरल होता है, नेचुरल भी होता है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होता है, जिसमें क्या कभी कभी देखा होगा अपने अपने मदर से बच्चे को देखने को मिलता है। IgE होता है। ठीक है, IgG होता है जो कि एक नेचुरल पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होता है, वो कि मदर से बेबी को देखने को मिलता है। और IG होता है वो भी आपको पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होता है कि जो कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा मदर से बेबी को देखने को मिलता है। तो इम्यूनिटी के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करके जाना है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। द डोमेन डेट्स इज़ कंसर्न विथ नॉलेज एंड द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ इज़, तो इसको क्या बोला जाता है। डोमेन होता है, जैसा देखो मैंने आपको बताया था मेरी क्लास में मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कि जो आपका डोमेन होता है, ठीक है, कंसर्न विद द नॉलेज एंड द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को किसको डिपेंड करता है, जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो करता है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा हमने प्रीवियसली क्लास में जब हमने मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपसे सेपरेट क्लास लिया था, वहाँ पे भी ये चीज़ डील किया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नोट एसेंशियल टू एस्टेब्लिश एंड द मेंटेन IPR सुपरविज़न, जो इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, आपको सुपरविज़न देखने को मिलेगा। ठीक है, गुड लिसनिंग नहीं होता है, ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है, एम्पैथी नहीं होता है। जो सुपरविज़न होता है उसका राइट आंसर पूछा क्या हुआ है फ्रेंड्स, नोट लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं है, नोट लिखा है जिसका मतलब होता है कि IPR का नहीं होता है। अब IPR क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब मैं बात करूँ इसका, तो ट्रस्टवर्दी आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंडर में आता है। ठीक है, गुड लिसनिंग आता है, यदि आपका गुड लिसनिंग नहीं होगा तो आप प्रॉपर क्या है कि सामने वाले को सुन ही नहीं सकते, सहानुभूति नहीं होगा तो कैसे आप उसको इमोशन वगैरह को समझेंगे। और सुपरविज़न नहीं होता है, सुपरविज़न कोई ऑर्गेनाइजेशन और किसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोट द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एट द नेशनल लेवल। अब बात की है यहाँ पे, पूछा है कि भाई कौन सा ऑफिशियली ऑर्गन ऑफ द हेल्थ सिस्टम नहीं है
नेशनल लेवल का, तो म्यूनसिपल बोर्ड कॉरपोरेशन आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका पंचायती राज हुआ, आपका एजेंसीज उसमें देखने को मिलता है। ब्लॉक लेवल कौन कौन सी पॉपुलेशन पे कवर करता है वो देखने को मिलता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ आपको देखने को मिलेगा, ये आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कम्युनिटी का पोर्शन है, ठीक है। सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ एवं मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हमारा म्यूनसिपल बोर्ड ऑफ ये जो एजेंसी है वो हमारे हेल्थ एजेंसी के रूप में नहीं कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आपको कभी कभी इनके जो होते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं कि कितनी पॉपुलेशन और किसके अंडर में वर्क करते हैं, तो ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, ये बड़ी बड़ी हेल्थ का एजेंसीज होता है, कब इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, क्या क्या इसके अंडर में आता है, ये एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, 32 क्वेश्चन है हमारा। द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज इज कॉल्ड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कम्युनिटी रिगार्डिंग पोर्शन है। जैसा मैंने बताया था आपको, कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एपिडर्मोलॉजी इसे कहा जाता है। स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिसीज़, मतलब एक डिसीज़ का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, तत्वों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और इस स्टडी को क्या कहा जाता है, उसको क्या एपिडर्मोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी आपने पता है कि स्टडी ऑफ द एनी काइंड ऑफ द बैक्टीरिया, वायरस वगैरह का हम स्टडी करते हैं उसको पैथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और ये एंटोमोलॉजी क्या कहा जाता है, तो कीट विज्ञान होता है, मतलब जीवों का परीक्षण वगैरह करना, उनका हम एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो एपिडर्मोलॉजी के रिगार्डिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। बात करें हम कि हमारे जो क्या बोलते हैं एपिडर्मोलॉजिस्ट के फादर कौन है, फर्स्ट एपिडर्मोलॉजिस्ट कौन है, ये सारे अच्छे से पढ़ के जाना है। आपने सुन के रखा होगा कि जॉन स्नो, ठीक है, फादर ऑफ द एपिडर्मोलॉजिस्ट, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, लिखा हुआ है इरेशनल फियर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल और इंटरेक्टिंग विथ अदर्स इज ऑल्सो नोन एज। तो एक बार और क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। इन इरेशनल फियर मतलब एक फियर टाइप का है, परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब कुछ भी काम करने से उनको डर लगता है। प्रेजेंस ऑफ द अदर पीपल मतलब यदि कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स खड़े हुए हैं तो उनके सामने उनको क्या लगता है, एक फियर लगता है। तो ये किसके अंदर में आ रहा है, तो ये इसको आ रहा है सोशल फोबिया, इनको हो रखा होता है। क्या होता है, सोशल फोबिया इनको हो रखा होता है। तो दोस्तों ये रिगार्डिंग आपसे फोबिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। फोबिया में यही होता है कि मतलब इस एक पर्टिकुलर किसी भी थिंग या किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग, किसी भी एलिमेंट से उनको डर लगता है। यदि वो सोशल से है तो उनको सोशल फोबिया कहा जाता है। क्लस्ट्रोफोबिया किसे कहा जाता है, तो क्लोज डार्क प्लेसेस होता है ना, क्लोज जैसे डार्क प्लेसेस है, डार्क प्लेस है तो उसकी वजह से किसी इंसान को क्लस्ट्रोफोबिया हो की वजह से उसको देखने को मिलता है, ठीक है। एक्रोफोबिया क्या होता है और क्या है एगारोफोबिया, ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये चीज़ें आपको इसके रिगार्डिंग अच्छे से रीड करके जाइएगा, ठीक है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, चलिए बात करते हैं क्लस्ट्रोफोबिया मैंने बताया, एकारोफोबिया भी बता दिया आपको। और उत्तुगनता क्या क्या हिंदी में वर्ड यूज़ किए जाते हैं, बिल्कुल ही अजीब टाइप के होते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। 0.9% ऑफ द नॉर्मल सलाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो 0.9% होता है वो क्या, आइसोटोनिक देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, कोलोइड नहीं होता है, हाइपोटोनिक नहीं होता है, हाइपरटोनिक नहीं होता, आइसोटोनिक होता है। मतलब कि आपकी बॉडी के इक्वल रहता है, ठीक है। क्या रहता है, आपकी बॉडी के जो फ्लूइड होता है उसके इक्वल इसका ऑस्मोलरिटी देखने को मिलता है। कभी कभी इसमें आपको ऑस्मोलरिटी पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल सलाइन का ऑस्मोलरिटी कितना देखने को मिलता है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि नॉर्मल सलाइन का आपको क्या ऑस्मोलरिटी कितना देखने को मिलता है। हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है। हाइपोटोनिक होता है मतलब आपकी बॉडी से कम मात्रा में जो फ्लूइड रहता है वो आपको देखने को मिलता है। और हाइपरटोनिक क्या होता है, जो इसका ऑस्मोलरिटी होता है वो क्या आपकी बॉडी के फ्लूइड से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कौन सा हाइपरटोनिक होता है, कौन सा हाइपोटोनिक होता है, कौन कौन सा नहीं होता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन का बात करें हम,
ट्रांसफ़र ऑफ द हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एज, तो इसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, यदि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का बात करें, हम ट्रांसफ़र ऑफ द हीट फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसे बोला जाता है, तो इसको कंडक्शन सिस्टम या कंडक्शन के द्वारा जो हीट हमारा प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन का मैं बात करूँ, हम रेडिएशन देते हैं कि वो आपने सुन के रखा होगा कि इसमें कितना परसेंट होता है, तो इसमें 60% आपका रेडिएशन के थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, कन्वेक्शन होता है, इवोपोरेशन होता है। कन्वेक्शन आपको फ्रेंड्स किस में देखने को मिलता है, आपने सुन के रखा होगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडिएंट क्या होता है, रेडिएंट वार्मर होता है, इंक्यूबेशन मशीन, इंक्यूबेशन रेडिएंट वार्मर होता है जो कि हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, इंक्यूबेशन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको क्या कन्वेक्शन देखने को मिलता है। इवेपोरेशन किस में देखने को मिलता है, जो भाप बन के आपको उड़ जाता है उसमें देखने को मिलता है। कंडक्शन किसको देखा जाता है, तो जो हीट सरफेस जो टच करता है उसके द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 36 क्वेश्चन का बात करें हम, द नॉर्मल लेवल ऑफ द HP इन 100 ml ऑफ द ब्लड इन वुमेन, तो इसको 14 ग्राम डेसीलीटर देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो इसका 14 ग्राम डेसीलीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 37 नंबर का क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ टाइप सेकंड डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, टाइप सेकंड डायबिटिक मेलाइटस में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो ओबेसिटी होता है जो इसका रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलता है। ओबेसिटी आपने सुन के रखा होगा कि जो मोटे पर्सन्स होते हैं उनको ओबेसिटी का कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है कि रिस्क फैक्टर कौन सा देखने को मिलता है, तो आपको ओबेसिटी देखने को मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 किसकी वजह से होता है, टाइप 1 किसकी वजह से होता है, टाइप 2 बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो ये चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइएगा किसकी वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट 38 क्वेश्चन का, फिर हम यहाँ पे क्लास एंड करेंगे। द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन द परफ्यूरियम, क्या है लिखा हुआ है, द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन द परफ्यूरियम आर नोन एज, तो परफ्यूरियम आर नोन एज को क्या बोला जाता है, आफ्टर पेन। द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन द प्यूपेरियम आल्सो नोन एज, तो उसको क्या जाता है, आफ्टर पेन होता है। ट्रू पेन नहीं होता, फॉल्स पेन नहीं होता है, इंटरमीडिएट पेन नहीं होता, इसको क्या बोला जाता है, आफ्टर पेन बोला जाता है। बात करें हम 39 क्वेश्चन का, अ फॉर्म ऑफ नर्सिंग असाइनमेंट इन विच द पेशेंट नीड आर डिवाइडेड इनटू टास्क एंड द असाइंड टू नर्स इज कॉल्ड, तो उसको फंक्शनल नर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अ फॉर्म ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट इन विच द पेशेंट नीड आर डिवाइडेड इनटू टास्क एंड असाइनमेंट टू, किसको फंक्शनल नर्स कहा जाता है। टोटल पेशेंट केयर नहीं कहता, प्राइमरी नर्स नहीं होता, टीम नर्स नहीं होता है। जो फंक्शनल होती है मतलब ज़रूरतों की कार्य में विभाजित कर दिया जाता है उसको फंक्शनल नर्स कहा जाता है। 40 क्वेश्चन का बात करें, क्या लिखा है, बोरहोल लेटरिन की शुरुआत भारत में किसने की थी, तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने की थी। किसने की थी, रॉकफेलर फाउंडेशन ने की थी। ठीक है, यूनिसेफ ने नहीं किया था। यूनिसेफ तो स्पेशली किस पे कवर करता है, अपने चिल्ड्रंस पे कवर करता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, एक और बार बता देता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, कभी कभी इससे क्या है कि आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आई होप फ्रेंड आज के हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चन हमने आपके साथ कवर कर दिए हैं। इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो आपको और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आ रहा है कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो फ्रेंड्स इस मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल, नियरेस्ट पर्सन या डेरेस्ट पर्सन, उनको भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा। जितने भी आपके सोशल मीडिया थ्रू चैनल है उनके माध्यम से आप ज़रूर शेयर करिएगा, और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, कॉलेज ग्रुप्स हैं, उनमें सारे में ही इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले अपकमिंग 25 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा मध्य प्रदेश व्यापम स्टाफ नर्स ग्रुप 5 का एग्ज़ाम है, उसमें आप अच्छे से धमाका कर पाओ और अच्छे नंबरों से और मेरिट के साथ क्या है सिलेक्शन ले पाओ। यदि आप लोगों का सिलेक्शन हमारे थ्रू होता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं है।
तो आप अच्छे से स्टडी करिएगा, वेल प्रिपेयर रहिएगा, मेंटली फिट रहिएगा और पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ही आपको स्टे करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक न्यू क्लास में, जब तक आप बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आपको डेली हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं, कम्युनिटी हमारा जो पोस्ट है उसमें आपको डेली एमसीक्यू देखने को मिलते हैं और पर हावरली एमसीक्यू हम उसमें क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, ताकि आप अपना नॉलेज असेस कर पाओ कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको आता है। तो हम वहाँ पे आपको नॉर्मल बेसिक सभी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे डील करवाते हैं। तो वहाँ पे आपको जाइएगा, आपको सारी ही चीज़ें देखने को मिल जाएगी हमारे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आने वाला हमारा क्लास रहेगा 14 नंबर का क्लास रहेगा। तो जब तक आप अच्छे से स्टडी करिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे क्लासेस नहीं देखा है, हालांकि हमने अभी तक आपके लिए कितने 13 क्लासेस कंडक्ट करवा दिए हैं। यदि नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे भी आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगा। तो एक एक करके सारी क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, या यूट्यूब पे आपको प्ले लिस्ट के रूप में भी देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप सारी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।